आई नो वेरी वेल गाइस कि आप लोग इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिना सॉल्व किए, बिना देखे, एक बार आंसर्स बिना रीड किए नहीं जाओगे बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन सी फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले हम एक एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, फिर एक डिटेल्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लाइक दिस आई हैव पिक्ड द प्रीशियस और बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो 20 क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं और इन 20 क्वेश्चंस में पूरा चैप्टर कंपाइल्ड है, यू कैन से। ओके, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं मैं, सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं 20 क्वेश्चंस में, ताकि आपका पूरा चैप्टर भी कवर हो जाए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर हो जाए। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन पेपर कहां से आएगा? इन्हीं 20 क्वेश्चंस में से आएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन बाय डिस्कसिंग दिस फर्स्ट क्वेश्चन। ये केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन दिया एग्जामिनर ने। कांता एक ऑफिस में वर्क करती है, उसको रेगुलर सैलरी मिलती है हर मंथ के एंड में, और सैलरी के अलावा उसको अदर कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं जो गवर्नमेंट ने लेट डाउन किए। गॉट इट? तो कौन से सेक्टर में कांता वर्क करती है, ऐसा पूछा गया एग्जामिनर के थ्रू। 1 मार्क के लिए पूछा गया था 2023 में। एक बार ट्राई करो आंसर करने का। ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में या क्वार्टरनरी सेक्टर में। क्वार्टरनरी सेक्टर भी बेसिकली एक सर्विस सेक्टर का ही पार्ट होता है। इसको हम छोड़ देते हैं, डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो वैसे भी हमने पढ़ा नहीं है यू कैन से, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। राइट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑर्गेनाइज सेक्टर। होप सो इट इज क्लियर टू यू। ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करती है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में क्या डिफरेंस होता है? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के बीच में क्या डिफरेंस होता है? पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में क्या डिफरेंस होता है? दीज ऑल डिफरेंसेज ऑल्सो वी आर गोइंग टू कवर इन द अपकमिंग क्वेश्चंस। सो बने रहिए टिल द एंड ऑफ द वीडियो। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना एंड कमेंट करके अपने व्यूज जरूर बताना कि दैट कैसा लगा ये वीडियो। ओके, चलिए नेक्स्ट अब एक डिटेल्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, बहुत ही टेस्टी क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन बिकॉज क्योंकि मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है और इंपॉर्टेंट है इसलिए, और थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज बच्चों में को कंफ्यूज कर देती है, इसलिए भी अच्छा लगता है। क्या बोल रहा है? टर्शियरी सेक्टर इज अ पाइवटल रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे पाइवटल का मतलब क्या है, तो यहाँ पे मतलब है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सपोर्ट करना है डे टू डे एग्जाम्पल्स के साथ, या फिर ऐसा लिखा हो सकता है एग्जामिनर के थ्रू। ये भी एग्जामिनर का ही टेक्स्ट है जो मैं बोल रहा हूँ। व्हाई इज टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग इंपॉर्टेंट इन इंडिया, एक्सप्लेन। 3 मार्क्स, 5 मार्क्स में पूछा जा चुका है 2020 में, 2023 में, 2024 में। एंड यू कैन सी द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन। कितने सालों से पूछा जा रहा है रेगुलर, तो 2025 में भी पूछा जा सकता है डेफिनेटली। राइट, चलिए शुरू करते हैं बाय डिस्कसिंग इट्स आंसर। देखो, टर्शियरी सेक्टर जो है ना आपका थर्ड सेक्टर है एक्टिविटीज का, यू नो वेरी वेल। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर के बाद कौन सा सेक्टर आता है? टर्शियरी सेक्टर आता है। यू नो कि टर्शियरी सेक्टर जो है खुद से कोई सर्विसेज को, सॉरी, कोई गुड्स वगैरह तो प्रोड्यूस करता नहीं है। ओके, तो अल्टीमेटली ये हेल्प करता है किसको? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इसको करेक्ट कर लेना प्लीज। और इसमें जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, जैसे कि मैंने बताया कि खुद से कोई गुड तो प्रोड्यूस करता नहीं है, जस्ट एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको? प्रोडक्शन प्रोसेस को। और कौन कौन सी सर्विसेज इसमें आती हैं? ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, स्टोरेज एटसेट्रा। ये एग्जाम्पल के लिए हो गया। राइट, ये एक्टिविटीज जो है सर्विसेज जनरेट करती हैं एज कंपेयर टू द गुड्स, रादर देन द गुड्स, यू कैन से। सो इसलिए इस सेक्टर को क्या बोला जाता है? सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। ध्यान रखेंगे इसको, टर्शियरी सेक्टर को ही सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। सारी एसेंशियल सर्विसेज आपका जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करती हैं, वो सब किसका पार्ट होती हैं? टर्शियरी सेक्टर का पार्ट होती हैं। टर्शियरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल को, नो डाउट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टर्शियरी सेक्टर। जो शेयर है टर्शियरी सेक्टर का, वो जीडीपी में हाईएस्ट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपको 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए भी ध्यान रखना है। ठीक है, और एग्जाम्पल में आप क्या ऐड कर दोगे कि जैसे हम ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, जो हमने ऊपर मेंशन करा है, ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, बैंकिंग यूज करते हैं एक्सेट्रा। टर्शियरी सेक्टर में, हाँ मैं क्या बता रहा था कि टर्शियरी सेक्टर जो है उसका शेयर जीडीपी में सबसे ज्यादा है। आप ये ध्यान रखोगे 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। सेकेंडली, आप ये भी ध्यान रखोगे कि जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पीपल जिसमें एम्प्लॉयड है, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड जिसमें है, लार्जेस्ट एम्प्लॉयड सेक्टर यू कैन से, तो वो कौन सा है? प्राइमरी सेक्टर है। ध्यान रखेंगे, अभी भी सबसे ज्यादा लोग किस में एंगेज है? प्राइमरी सेक्टर में एंगेज है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड प्लीज। और सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसका है? दैट इज टर्शियरी सेक्टर। होप सो क्लियर होगा। और फॉरेन रिजर्व लाने में भी हमारी बहुत हेल्प करता है, बिकॉज मेजरली जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इंडिया से, वो फॉरेन कंट्रीज को भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ इन्फोसिस। ठीक है, मूविंग फर्दर विद द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइजेस बिलोंग्स टू द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसमें से कौन से एंटरप्राइजेस है, कौन सा इंटरप्राइजेस ऐसा है, या कौन सी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो किसको बिलोंग करती है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को बिलोंग करती है। इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर्स, मतलब जो
आपका फ्रीलांसर्स होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, एमएनसीज वगैरह, स्ट्रीट वेंडर्स जो गली में आपके ठेले वगैरह लगाते हैं और स्ट्रीट में जो घूमते हैं ठेले वाले, कॉटेज इंडस्ट्रीज जो लोकल इंडस्ट्रीज होती है उनकी बात हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब जिसके लिए प्रॉपर रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स बने हुए हैं, वो कौन सा होगा? नॉर्मल सी बात है, जो हमारी एमएनसीज है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, यू कैन से। गॉट इट? होप सो क्लियर होगा। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आपका डिफरेंस से रिलेटेड है बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। 2 मार्क्स के लिए 2024 में पूछा गया था, 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। तो आप इसको एक बार देख लो एक क्विक ग्लिम्स में, सिंपल सा टॉपिक है। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है? वो सेक्टर जो किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है? गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, और गवर्नमेंट कौन बनाता है? पब्लिक बनाती है। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि गवर्नमेंट वाला जो सेक्टर होता है वो पब्लिक सेक्टर होता है। गॉट इट? प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर कौन ओन करता है और कौन कंट्रोल करता है? जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, ध्यान रखोगे इसको। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ऑन करती है, प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, यू कैन से। ओके, एम क्या होता है पब्लिक सेक्टर का? मतलब उनका टारगेट क्या होता है? मेन पब्लिक सेक्टर का टारगेट होता है सोशल वेलफेयर करना, जनता का भला करना। लेकिन प्राइवेट वालों को भले वाले से कोई मतलब नहीं भाई, उन्हें तो प्रॉफिट कमाने से मतलब है। ओके, समझ में आ रहा है ना? तो फिर एक लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है वीडियो। एग्जाम्पल्स की बात करूं तो पब्लिक सेक्टर में रेलवेज, एलआईसी, भेल, सेल एटसेट्रा। ओके, प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, टाटा मोटर्स, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है, यू कैन कोट एनी एग्जाम्पल। ओके, होप सो क्लियर होगा। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा एक एमसीक्यू रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? इस टाइप के क्वेश्चन है, इस चैप्टर से ज्यादातर पूछे गए हैं कि प्राइमरी सेक्टर में कौन सा आता है, सेकेंडरी सेक्टर में कौन सा आता है। तो इसको बहुत ध्यान से समझ लो और इसको ध्यान से अटेम्प्ट करना सीख लो, ठीक है, ताकि मिस्टेक ना हो। 4 ऑप्शंस है। प्राइमरी सेक्टर टेलर जो है प्राइमरी सेक्टर में आता है क्या? सेकेंडरी सेक्टर में फिशरमैन सेकेंडरी सेक्टर में आता है। एस्ट्रोनॉट टर्शियरी सेक्टर में आता है और कुरियर वाला प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो इसमें सिंपल आप इजीली कैच कर पाओगे, होप सो, कि टर्शियरी सेक्टर में क्या आता है? एस्ट्रोनॉट आता है। और सेकंड फिशरमैन सेकेंडरी सेक्टर में तो आएगा नहीं, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है। टेलर प्राइमरी सेक्टर में नहीं आएगा, वो क्या नेचुरल रिसोर्स को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। कुरियर भी प्राइमरी सेक्टर में नहीं आएगा, वो तो सर्विस सेक्टर हो गया, तो ये गलत है। तो टर्शियरी सेक्टर एस्ट्रोनॉट हो गया, जॉब कर रहा है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, दैट्स इट। ओके, होप सो क्लियर होगा। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा थोड़ा सा डिटेल्ड क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें अगेन हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर विद एग्जांपल्स। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का। 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था 2023 में, मेजर चांसेस है रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में जो जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, मेजरली जो एक्टिविटीज होती हैं, यू कैन से, वो कैसे हम करते हैं? बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, एंड सेकेंडरी सेक्टर में कौन सी एक्टिविटीज आती हैं? जिसमें हम नेचुरल प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट करते हैं अदर फॉर्म्स में, ठीक है, यानी कि एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, ठीक है, कुछ प्रोसेस करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। यू कैन राइट दिस इन फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट व्हाट यू विल कोट, प्राइमरी सेक्टर जो है वो मेनली डिपेंड करता है किसके ऊपर? नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर, मेनली बोला, हाँ, ठीक है, बट नॉट एंटायरली। नेचुरल फैक्टर्स कौन कौन से? जैसे कि रेनफॉल, सनशाइन, क्लाइमेट एटसेट्रा। और जबकि जो सेकेंडरी सेक्टर है, ठीक है, वो किसके ऊपर बेस्ड है? इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के ऊपर। मतलब जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी उतना ज्यादा आपका सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो कॉटन फार्मिंग, कॉटन की क्रॉप को ग्रो करना, यू कैन से, दैट इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी। एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, कॉटन से कुछ और बनाने की बात करूं, तो दैट इज सेकेंडरी एक्टिविटी। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप कोट कर सकते हो इसको भी। प्राइमरी सेक्टर सबसे पहला प्रोसेस होता है प्रोडक्शन का। सबसे पहले आप प्राइमरी सेक्टर में ही कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करोगे, देन ओनली इट विल मूव टुवर्ड्स द सेकेंडरी सेक्टर, और उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होगी, ठीक है, तभी वो एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अंडरस्टूड? होप सो क्लियर होगा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स के बीच में डिफरेंस। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा एमसीक्यू रहेगा। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स डिवाइडेड है, यू नो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर किस बेसिस पे डिवाइडेड है? 2024 में पूछा गया था। एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर, एक्टिविटीज के बेसिस पर, ओनरशिप के बेसिस पर, या इनकम के बेसिस पर? बताओ, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर किसके बेसिस पे डिवाइडेड होगा? दैट इज नेचर ऑफ एक्टिविटीज के ऊपर। ओके, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, ये थ्योरेटिकल रहेगा, डिटेल्ड क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के बारे में है।
जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फेस करते हैं वर्कर्स, या फिर कैसे हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपको एक्सप्लेन करना है। 1920 2023 में पूछा जा चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट, आपको पता है लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, उनको बहुत कम पे किया जाता है। ओके, और उनको एक्सप्लॉइट भी किया जाता है, मतलब क्योंकि उसके लिए कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई लॉ नहीं बने हैं, तो लोग बहुत कम पेमेंट देते हैं। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ना, पहले तो ये देखो आता कौन है। जैसे आप ऐसे कह सकते हो, ठेले पे किसी पर्सन को रखा है, शॉप पे किसी लड़के को रखा है, छोटू को रखा हुआ है शॉप पे। आप राशन की शॉप्स में जाते होगे, वहां देखते होगे लाला जी बोलते हैं छोटू ये सामान ला दे, ठीक है, इस टाइप से। तो वो सब कौन किसका पार्ट है, कौन से सेक्टर का पार्ट है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है। ओके, सिंपल। नेक्स्ट, जॉब्स सिक्योर नहीं होती, कभी भी आपको निकाला जा सकता है, किसी भी पर्सन को कभी भी निकाला जा सकता है, कोई सिक्योरिटी नहीं है जॉब से रिलेटेड, कोई बेनिफिट नहीं मिलते हैं, जैसे कि मेडिकल लीव, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड एटसेट्रा। कोई बेनिफिट नहीं है इन वर्कर्स के लिए, तो इसीलिए हमें प्रोटेक्ट करने की उनको जरूरत है बेचारों को। ठीक है, हमें अब उनको उनके अगेंस्ट जो उनको एक्सप्लॉइट करें, उनके अगेंस्ट वॉइस रेज करने की हमें जरूरत है। ठीक है, देयर इज अ नीड टू सेव देम फ्रॉम सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन से भी बचाने की जरूरत है। सोसाइटी में उनका डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको एलियनेशन की नजर से देखा जाता है, आप ऐसा कह सकते हो। और कैजुअल वर्कर्स जो हैं, चाहे वो रूरल के हों चाहे वो अर्बन एरियाज के हों, दोनों ही प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, कैजुअल वर्कर्स मतलब डेली वेजेस वर्कर्स यू कैन से। ओके, देन यू कैन से कि ज्यादातर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एंटरप्राइजेस हैं, या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, यू कैन से, वो टैक्सेस बचाने के लिए भी ऐसा करती हैं। ठीक है, वो जानबूझ के भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बनी रहती हैं और रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाती हैं अपना, तो हमें उसके लिए भी वॉइस रेज करने की जरूरत है। दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और दूसरा, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन से रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन आएगा तो विल कोट दीज पॉइंट्स ओनली। ओके, ठीक है। सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को। दैट्स इट। ठीक है, होप सो इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगेन असर्शन रीजन, एक एमसीक्यू रहेगा। असर्शन बोल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स एट फेयर प्राइस। ओके, ठीक है। पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नो डाउट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय कर रही है भाई व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स एट फेयर प्राइस बिकॉज पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब आपको बताना है, क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा अच्छे से। नाउ यू हैव टू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन के अकॉर्डिंगली कौन सा करेक्ट आंसर होगा? मिल गया? ठीक है, देखो यही था आपके अकॉर्डिंगली। ऑप्शन ए, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो व्हीट बाय करता है, राइस बाय करती है, किससे? फार्मर्स से, फेयर प्राइस पे, दैट इज यू कैन से मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, ठीक है। और इसी के लिए, इसी प्राइस पे बाय करने के लिए गवर्नमेंट बोलती भी है, ठीक है, लोगों से कि इससे कम में कोई भी बाय नहीं करेगा या कोई भी फार्मर सेल नहीं करेगा। ओके, तो पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेफिनेटली पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है इस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 और 2023 में डिफरेंट डिफरेंट वेज में पूछा जा चुका है एग्जामिनर के थ्रू, कि कैसे आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करोगे रूरल एरियाज में, आपको एक्सप्लेन करना है। या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है एग्रीकल्चर सेक्टर में, कैसे उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। ठीक है, व्हाई आई एम सेइंग कि दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं, बिकॉज रूरल एरिया में भी अगर आप बात करें तो मेजरली जो लोग हैं वो किस में इंगेज्ड होते हैं? एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही इंगेज्ड होते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई बोथ क्वेश्चंस आर समहाउ सिमिलर एंड यू कैन कोट द सेम आंसर फॉर बोथ द क्वेश्चंस। कोई सा भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए आप आंसर सेम करोगे। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं रूरल एरियाज के लिए? हम मेगा प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैनाल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ताकि जो इरिगेशन की प्रॉब्लम है फार्मर्स के लिए वो खत्म हो जाए। ओके, ठीक है। टर्शरी फैसिलिटीज और फैसिलिटीज हम दे सकते हैं, जैसे आप वेयर हाउस बनवा सकते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। और आप क्या बोलते हैं, बैंकिंग फैसिलिटीज दे सकते हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे सकते हो, प्रॉपर रोड्स वगैरह बिल्ड कर सकते हो, एटसेट्रा। बाय आइडेंटिफाइंग एंड प्रमोटिंग लोकल इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर सकते हो, सर्विसेज, लोकल सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हो। ओके, बाय डूइंग दिस ऑल्सो मोर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। विलेज जो फॉरेस्ट एरियाज के पास हैं वो हनी कलेक्शन सेंटर्स वहां पे बिल्ड किया जा सकता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज सेटअप की जा सकती हैं जो प्रोसेस करेंगी वेजिटेबल्स को और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को, जैसे कि पोटैटो, स्वीट पोटैटो एटसेट्रा, जो आपका आउटसाइड मार्केट सेल आउट होंगी।
टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है, एक पर्टिकुलर रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा सकता है, नई नई सर्विसेज लाई जा सकती हैं वहां पर और लोगों को बोला जा सकता है आप सीखो, आप इसमें एंगेज हो एंड ऑल। ठीक है, तो ये कुछ मेजर्स हैं जिसके थ्रू आप अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को या अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को या फिर आप कैसे और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है रूरल एरियाज में आप कर सकते हो। ओके, होप सो क्लियर होगा। 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? फटाफट से आप इसको रीड करो। 2 सेकंड्स है आपके पास, 5 सेकंड्स ले लो। चलो, 1 2 3 4 5, मिल गया आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर, प्राइमरी सेक्टर फिशरमैन। फर्स्ट ऑप्शन ही सिंपल था, तो दैट्स आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग रिलेटेड टू दिस। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। Why is organized sector preferred by the employees? मतलब कोई भी पर्सन अगर एम्प्लॉयमेंट लेता है, ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही क्यों जाना चाहेगा? वाई ही इज नॉट ही नॉट बी इंटरेस्टेड टू जॉइन कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन और शॉप एज एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉय? क्यों नहीं जाना चाहेगा वो? ठीक है, तो ये हमें डिस्कस करना है। और क्या क्या सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में। तो सबसे पहले टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, वहां पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होते हैं, मतलब रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ठीक है, उनको काम से निकाला नहीं जाएगा, जॉब से निकाला नहीं जाएगा। और वो जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी वो रजिस्टर्ड होंगी, ठीक है, और प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगी, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया। क्या सर ये सारे लॉज याद रखने पड़ेंगे? कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक आधा लॉ याद रख लो कोट करने के लिए एज एन एग्जाम्पल, दैट्स इट। ठीक है, नहीं भी कोट करोगे तो चलेगा, बस इतना ध्यान रख लो रजिस्टर्ड होती है और उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट आपका ऑर्गेनाइज क्यों बोला जाता है ऑर्गेनाइज सेक्टर को? बिकॉज उसके फॉर्मल प्रोसेस होते हैं, प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करना होता है। ठीक है, यहाँ पर जो कुछ पीपल होते हैं उनको एम्प्लॉय नहीं किया जाता बाय एनी वन बट मे वर्क ऑन देयर ओन ऑल्सो, बट दे टू हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ। मतलब अगर खुद से भी कोई काम कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कोई कर रहा है, तो उसको भी रजिस्टर करना होगा गवर्नमेंट के साथ और सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने होंगे। ओके, वर्कर्स सिक्योरिटी इंजॉय करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, और उनको सिर्फ कुछ फिक्स्ड आवर्स ही काम करना होगा। ऐसा नहीं कि लाला जी की दुकान में आज बहुत भीड़ है तो 10-11 बजे तक दुकान खुलेगी तो 11 बजे तक आपको वर्क करना पड़ेगा एंड यू विल नॉट गेट एनी एक्स्ट्रा वेजेस आल्सो। अगर आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में, किसी भी कंपनी में, किसी भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में, किसी भी ऐसी फर्म में जो रजिस्टर्ड है, जो लॉस फॉलो करती है, ओके, तो आपको ओवर टाइम भी पे किया जाएगा। ओके, यू विल गेट पेड लीव, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी एटसेट्रा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, मेडिकल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे लॉस के अंदर जितने भी हैं, और सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी जो भी फैक्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन में रखने की रिक्वायरमेंट है एज पर द लॉ, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट एटसेट्रा। होप सो क्लियर होगा। एनी 3 4 और 5 पॉइंट्स यू कैन कोट एज पर द मार्क लिमिट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट कोट कर देना, 4 का है तो 4, 5 का है तो 5, इस तरीके से, 2 का है तो 2, लाइक दिस। ओके, होप सो क्लियर होगा। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। एमसीक्यू है, फटाफट से आप रीड करना और आंसर करना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिविटी ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर? ठीक है, अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, स्कूल क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है? फटाफट से सोच लो। अ वर्कर गोइंग टू वर्क इन अ बिग फैक्ट्री, बिग फैक्ट्री होगी तो भाई अब सोच लो अनऑर्गेनाइज्ड है ऑर्गेनाइज्ड है। अ डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज्ड होता है या अनऑर्गेनाइज्ड होता है? डेली वेज लेबर, डेली वेज लेबर एक कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम कर रही है तो वो क्या होगी? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही होगी या ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही होगी? तो आपको बताना है कि कौन सी एक्टिविटी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की है। ओके, तो डी इज द करेक्ट आंसर। होप सो आपने भी ये गेस किया होगा। चलिए मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। अगेन डिटेल्ड क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था एग्जामिनर के थ्रू कि पब्लिक सेक्टर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, ओके, इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। 2018 और 19 में पूछा जा चुका है। आई थॉट कि इसको भी कंसिडर करना चाहिए बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस बार भी पूछा जा सकता है। देखो, रोड्स ब्रिजेस वगैरह कंस्ट्रक्ट करता है पब्लिक सेक्टर, ठीक है, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट जितना जो मेजर स्पेंडिंग होता है यू कैन से, वो सारा कौन बियर करता है? गवर्नमेंट बियर करती है। ठीक है, और इसी वजह से जो फैसिलिटीज हैं इजीली सबके पास, सबको अवेलेबल हो पाती हैं। गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है बाय प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी आल्सो एट एन अफोर्डेबल रेट्स।
गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है व्हीट एंड राइस के मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऑल्सो फेयर प्राइस फार्मर्स को। हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, सॉरी, बाय फ्री, यू कैन से फ्री हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज बेसिकली, और या फिर बहुत ही माइनर चार्जेस के साथ, ठीक है। प्रॉपर स्कूल्स वगैरह रन करना, ठीक है, और प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन स्पेसिफिकली, ठीक है, इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑल्सो पे अटेंशन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउस की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना पुअर को, और फूड और न्यूट्रिशन, मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना पुअर लोगों को। गवर्नमेंट जो है पुअरेस्ट की भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पब्लिक सेक्टर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि गवर्नमेंट के ओन किया गया कौन सा सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर होता है, ठीक है। तो जितने भी इग्नोर्ड रीजन्स हैं, जितने भी बैकवर्ड रीजन्स हैं, उनके लिए भी काम करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और गवर्नमेंट ही अपनी स्पेंडिंग के थ्रू, अपने खर्चे के थ्रू, अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू वहां पर काम करती है। ओके, दैट्स इट। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 15, अगेन ये एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स कंट्रीब्यूट हाईएस्ट इन द जीडीपी ऑफ इंडिया। मैंने आपको बता दिया था किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2023 में पूछा गया था। सो टर्शियरी सेक्टर इज द करेक्ट आंसर। अगेन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इज टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट इन इंडिया, क्योंकि बहुत सारी जो सर्विसेज हैं, ठीक है, वो सारा बेसिक सर्विसेज का पार्ट होती हैं, ठीक है, और वो सबको चाहिए चाहिए, दैट्स व्हाई इट इज बिकमिंग इंपॉर्टेंट। सर्विसेज कौन कौन सी, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा, यू कैन रीड इट वंस। फिर आपका जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर की बात करें, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, वो दोनों सेक्टर्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है, जब सर्विसेज डेवलप होंगी, ज्यादा से ज्यादा बेटर सर्विसेज होंगी, तो एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर यू कैन से, और इंडस्ट्री सेक्टर यानी कि सेकेंडरी सेक्टर भी ग्रो करेगा। ओके, इनकम लेवल बढ़ेगा तो जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी कुछ सर्विसेज एक्स्ट्रा डिमांड करने की शुरू कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि बाहर जाके खाना खाना, घूमने जाना, शॉपिंग करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, दैट्स इट। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से रीड करो, 5 सेकंड्स है आपके पास। 5 4 3 2 1, मिल गया आंसर। चेक करो, यही था क्या, प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होता है फ्लावर कल्टीवेटर, ठीक है। Moving forward with the next question, that is how do we count various goods and services for calculating GDP? GDP आपने पढ़ा था, कैसे आप GDP में गुड्स को वैल्यू करते हो, आपका एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल। 2019 में पूछा गया था, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बच्चों को नहीं आता है मेजरली, तो अब दोबारा भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान से सुनेंगे। जीडीपी पहले तो कौन कैलकुलेट करता है, कौन सा भी सब चीजें देखता है जीडीपी से रिलेटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। ओके, सबसे पहले क्या किया जाएगा, जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होंगी उनकी वैल्यू को लिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान रखना, एग्जांपल के साथ डिस्कस करूंगा अभी, तो ध्यान से सुनो। जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, किसी भी सेक्टर की हो, चाहे वो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्टर की, वो सारे डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एंड देन उसको एड ऑन किया जाता है टू फाइंड द कंबाइंड जीडीपी। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक फार्मर है, वो अपनी रॉ कॉटन को सेल करता है टेक्सटाइल मिल को, कितना, 50 पर केजी के हिसाब से। देन मिल उस पर कुछ काम करती है, प्रोसेस वगैरह करती है, और एक फैब्रिक बना करके गारमेंट फैक्ट्री को सेल करती है, जो कि 100 रुपीज पर केजी होगी इसकी कॉस्ट, राइट, 100 पर केजी के हिसाब से उसको सेल करती है। देन गारमेंट फैक्ट्री टी शर्ट बनाती है, शर्ट बनाती है, और रिटेलर को सेल करती है 200 रुपीज पर टी शर्ट, ठीक है। तो अल्टीमेटली अभी तक कितनी कॉस्ट हो गई, 200 रुपीज पर टी शर्ट। तो जीडीपी कैलकुलेशन में फाइनल सेल कितने रुपए की हुई, मान लो उसका एमआरपी जो है शर्ट का 200 रुपीज है, तो आप उसको कितना काउंट करोगे, 200 रुपीज काउंट करोगे, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स जितनी भी है, इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या है, जो बीच में जितनी भी गुड्स यूज हुई है एज अ रॉ मटेरियल, यू कैन से दैट इज रॉ कॉटन हो गया, फैब्रिक हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये सब चीजें कैलकुलेट नहीं की जाती हैं। ओके, क्लियर है, समझ गए। अगर ऐसा किया गया तो दो बार सेम अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई एक डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए ये ऐसा किया जाता है। अंडरस्टूड, होप सो क्लियर होगा। हाउ डू वी काउंट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी ऑफ अ कंट्री, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, दोबारा पूछा जा सकता है, ध्यान से सुन लेना, नहीं सुना एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें 19th क्वेश्चन की, ये अगेन एमसीक्यू है। नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है आपका किसका पार्ट होते हैं, और नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज जो करते हैं, सॉरी, नेचुरल प्रोडक्ट्स बीइंग चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स, उसको हम क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है।
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटरनरी प्रोडक्ट। तो सेकेंडरी प्रोडक्ट बोला जाएगा क्योंकि सेकेंडरी में ही हम लोग प्रोसेसिंग वगैरह करते हैं, यू नो वेरी वेल। लास्ट क्वेश्चन है, अगेन एमसीक्यू है एक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का फीचर पूछा गया है, तो देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस बट नॉट फॉलोड। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लेकिन उनको फॉलो नहीं किया जाता, उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होती है, राइट। ठीक है, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। होप सो क्लियर होगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। होप यू लाइक दिस, और कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको वीडियो। ओके, दैट्स इट फॉर द सेशन, थैंक यू।